Good morning to all my dear students of class 5. Today I am here to explain you the chapter number 4 of the subject social studies. So let's begin now. The name of the chapter is DRC, the land of dense forest. Chapter का name है DRC, the land of dense forest. Write today's date here, that is 7/8/2020. Before starting with the explanation of this chapter, I would like to tell you that I have underlined some difficult words in this chapter which you also have to underline with the explanation. ठीक है बेटा, मैंने इस चैप्टर में कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करके रखा है रेड पेन से. उन वर्ड्स को आपको भी अंडरलाइन करना है मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ. सो स्टार्ट करते हैं. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि डीआरसी. डीआरसी मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज अ कंट्री डीप इन द सेंटर ऑफ द अफ्रीका कॉन्टिनेंट. ये कंट्री कहाँ पे है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में. इट इज सिचुएटेड इन द टॉरिड जोन. और कौन से जोन में आती है? टॉरिड जोन. वो जोन जो सबसे गर्म होता है. हमने 3 जोन पढ़े थे, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन. टॉरिड जोन जहाँ पे बहुत गर्मी रहती है, टेम्परेट जोन जहाँ पे ना बहुत गर्मी ना बहुत ठंडी, और फ्रिजिड जोन जहाँ पे बहुत ठंड रहती है. द इक्वेटर पासेस थ्रू नदर्न डीआरसी. इक्वेटर क्या है? इक्वेटर वो लाइन है जो अर्थ के बिल्कुल बीच में होती है और अर्थ को 2 इक्वल भाग में डिवाइड करती है. इट वॉज रूल्ड बाई बेल्जियम टिल इट बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1960. डीआरसी कंट्री को पहले बेल्जियम के लोगों ने रूल किया था और ये कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी यानी कि आत्मनिर्भर हुई थी 1960 में. इट वॉज अर्लियर कॉल्ड बेल्जियन कॉन्गो और इसको पहले बेल्जियन कॉन्गो बोला जाता था. द नेम वॉज चेंज टू जायरे इन 1971. फिर इस जगह का नाम चेंज हुआ था और पड़ा था जायरे 1971 में. Once again in 1997 its name was changed. 1971 के बाद इस जगह का नाम फिर से चेंज किया गया 1997 में और इसका नाम रखा गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो विच इज इट्स प्रेजेंट नेम. और तब से अभी तक इसका नाम वही चला आ रहा है. यानी कि इस जगह का सबसे पहला क्या नाम था? बेल्जियन कॉन्गो. फिर 1971 में इसका नाम हुआ जायरे. फिर 1997 में हुआ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो नाम अभी तक चल रहा है. अब पढ़ते हैं कि इस जगह की लोकेशन क्या है. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट. द इक्वेटर पासेस थ्रू द नदर्न पार्ट ऑफ दिस कंट्री. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो शेयर इट्स बॉर्डर्स विद द रिपब्लिक ऑफ कागो, सूडान, युगांडा, रुवांडा, बुरुंडी, जाम्बिया एंड एंगोला. ये जगहों से इसके बॉर्डर्स जो हैं टच करते हैं. जैसे इंडिया के बॉर्डर्स कौन कौन सी कंट्री से टच करते हैं? पाकिस्तान, नेपाल, चाइना. उसी तरीके से कॉन्गो के बॉर्डर्स इन कंट्रीज से टच करते हैं. द मेन रिवर ऑफ द कंट्री इज द कॉन्गो रिवर. यहाँ की मेन रिवर का क्या नाम है? कॉन्गो रिवर. ऑल्सो नोन एज जायरे रिवर, जिसका नाम जायरे रिवर भी है. इट इज द 5th लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. और पूरे वर्ल्ड में 5th लॉन्गेस्ट रिवर है ये, यानी कि पूरे वर्ल्ड में 5वीं सबसे बड़ी नदी. The major geographical features of the country include the Mitumba mountain range in the southeast, the Ruwenzori mountains in the northeast, the Katanga plateau in the south, and the Angola plateau in the southwest. अब हम पढ़ेंगे डीआरसी के क्लाइमेट के बारे में कि डीआरसी में क्लाइमेट कैसा होता है. द एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 200 सेंटीमीटर. जो यहाँ पे बारिश होती है सालीना, एनुअली जो बारिश होती है वो है 200 सेंटीमीटर के आसपास. हियर डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल ड्यूरेशन. यहाँ पे दिन और रात का इक्वल ड्यूरेशन है, यानी कि अगर 24 घंटे का दिन है तो 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात इक्वल चलता है. द क्लाइमेट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एवर हॉट एंड एवर वेट. यहाँ का क्लाइमेट हमेशा ही गर्म और वेट यानी कि बारिश की वजह से गीला. द क्लाइमेट इज हॉट वेट थ्रू आउट द ईयर. द मॉर्निंग्स आर प्लेजेंट ऑल्दो द हाई ह्यूमिडिटी मेक्स इट्स अनकम्फर्टेबल. मॉर्निंग्स यहाँ पे अच्छी होती है लेकिन ह्यूमिडिटी मतलब उमस, मॉइस्चर, उमस यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है जो कि लोगों को अनकंफर्टेबल फील कराती है. नून इज़ द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द डे. दोपहर का समय यहाँ का सबसे गर्म समय होता है. By afternoon, the sky is usually gets overcast with clouds and there is heavy rainfall accompanied by thunder and lightning.
और शाम होते होते तक यहाँ पे मौसम ऐसा चेंज होता है कि बहुत तेज बारिश होती है, थंडर स्टॉर्म्स, आंधी तूफान। थंडर स्टॉर्म्स का मतलब क्या होता है? आंधी के साथ तूफान आना। इवनिंग एंड नाइट्स आर कूल एंड प्लेजेंट, यानी कि दिन भर का कैसा होता है? सुबह मौसम कुछ ठीक रहता है लेकिन उमस बहुत होती है। 12-1 बजे के अराउंड सबसे गर्म होता है। शाम होते होते तक खूब बारिश और रात में मौसम अच्छा। तो ये पूरे साल भर का नियम है यहाँ के क्लाइमेट का। ये नहीं इंडिया के जैसे कि 3 महीने ठंड पड़ रही है, 4 महीने गर्मी पड़ रही है, बारिश है, नहीं, ऐसे नहीं। पूरे साल भर का यहाँ का क्लाइमेट ऐसे रहता है। नेचुरल वेजिटेशन, अब हम यहाँ के वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। द ट्रीज इन डीआरसी ग्रो वेरी टॉल एंड फॉर्म अ कैनपी प्रिवेंटिंग सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड। अब देखिए कैनपी क्या होता है। यहाँ पे जो पेड़ हैं वो इतने ऊंचे ऊंचे हैं, इतने लंबे हैं और एकदम आस पास हैं कि जब आप ऊपर से देखोगे, यानी कि मान लीजिए आप आसमान से अगर देख रहे हैं या ऊंचाई से देखेंगे बहुत, तो आपको ये नजर आएगा कि पेड़ों ने एक अम्ब्रेला, छाता बनाया हुआ है अपने ऊपरी पार्ट से, जिसको हम कहते हैं कैनपी, जो इतनी घनी होती है कि जिसकी वजह से सनलाइट अंदर तक पहुंच ही नहीं पाती। फॉरेस्ट के अंदर तक सनलाइट पहुंच ही नहीं पाती बिकॉज ऑफ कैनपीज। ठीक है, देयर फोर द कंट्री इज समटाइम्स कॉल्ड द हार्ट ऑफ डार्कनेस। इस वजह से इस कंट्री को कई बार हार्ट ऑफ डार्कनेस भी बोला जाता है। अ लार्ज वैरायटी ऑफ ट्रीज ग्रोज इन दिस रीजन, बहुत वैरायटीज ऑफ ट्रीज यहाँ पे उगाए जाते हैं। अबाउट हाफ ऑफ द कंट्री इज कवर्ड विथ थिक इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। These trees do not shed their leaves at the same speed, hence they form the evergreen forest. ये कह रहा है कि आधी से ज्यादा कंट्री में आपको सिर्फ पेड़ और फॉरेस्ट मिलेंगे, ठीक है, और यहाँ के पेड़ की पत्तियां जल्दी झड़ती भी नहीं है, इसीलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट बोला जाता है, यानी कि जहाँ पे हमेशा हरियाली बरकरार रहे। The trees of these forests are very useful as they provide raw materials for various industries. These forests are the largest reserve of hardwood trees such as mahogany and ebony. The other trees include rubber, coconut, teak, bamboo and oil palms. ये कह रहा है यहाँ के पेड़ से जो सामान मिलता है वो इंडस्ट्रीज को बहुत मदद करता है चीज़ बनाने के लिए। यहाँ के कुछ पेड़ जो बहुत मददगारी होते हैं वो हैं कोकोनट पेड़, रबर का पेड़, टीक, बैम्बू एंड ऑयल के पेड़। ठीक है, ऑयल पाम्स का मतलब ये नहीं कि पेड़ में ऑयल उग रहा है, सीड्स उगते हैं जिससे ऑयल निकाले जाते हैं। फॉर एग्जांपल सरसों, सरसों से सरसों का तेल बनता है, पीनट्स, मूंगफली का तेल बनता है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में, यानी कि जानवरों के बारे में। यहाँ पे कौन से जानवर पाए जाते हैं? एनिमल लाइफ इज रिच एंड डाइवर्स। चिंपैंजीज, African forest elephants, giant wild boars and short antelopes are found in the forest. Gorillas live on the mountains. Bonobos or pygmy chimpanzees are found along the bank of the Congo River. Lions, giraffes, hippopotamuses, leopards and a variety of fishes and dolphins are found in the rivers and the lakes. Reptiles include various snakes such as pythons, vipers, etc. So ये थे बेटा उन जानवरों के नाम जो यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पीपल एंड देयर लाइफस्टाइल। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है। मेजॉरिटी ऑफ कॉन्गोज पॉपुलेशन बिलोंग टू द बंटू ट्राइब। जिस ट्राइब में, ट्राइब यानी होता है ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ के लोग ग्रुप्स में रहते हैं और अपनी अपनी ग्रुप्स को नाम देते हैं, यानी कि अपने ट्राइब को नाम देते हैं। ज़्यादातर यहाँ के ट्राइब्स का नाम है बंटू ट्राइब। पीपल हियर स्पीक, फॉर एग्जाम्पल बेटा आई एम टेलिंग यू द एग्जाम्पल, जैसे हमारे इंडिया में क्या है, रिलीजन्स हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं जो हिंदूज हैं, कुछ हैं जो मुस्लिम्स हैं, कुछ हैं जो क्रिश्चियंस हैं। उसी तरह यहाँ पे लोग ट्राइब्स में, इनकी अपनी ट्राइब्स हैं और ज़्यादातर जो ट्राइब यहाँ पे हैं वो है बंटू ट्राइब। ठीक है, पीपल हियर स्पीक बंटू लैंग्वेज, और यहाँ पे जो लैंग्वेज भी बोली जाती है उसका नाम है बंटू लैंग्वेज। The people of cities lead modern lifestyle, whereas the villages lead their life in a traditional style. यहाँ के cities जो हैं वहाँ पे लोग मॉडर्न जिंदगी जीते हैं और विलेज के लोग ट्रेडिशनल जिंदगी जीते हैं। In the Kisangani situated north of DRC, people are short stature with dark skin, curly hair and big nose.
यहाँ पे देखिए जो ये पिग्मीज हैं, यहाँ के लोगों को पिग्मीज बोला जाता है, इनका हाइट यानी कि जो हाइट है, कद जो है वो छोटा होता है, शॉर्ट स्टेचर। स्किन का कलर डार्क होता है, बाल करली होते हैं और नोज बिग होती है। ठीक है, क्या बताया है इसने, हाइट में ये छोटे होते हैं, स्किन का कलर इनका डार्क होता है, बाल इनके घुंघराले होते हैं और नोज जो है बड़ी होती हैं, और इनको हम कहते हैं पिग्मीज। देयर हाइट इज अबाउट 1.5 मीटर। दे आर एक्सेल्ड हंटर्स, ये बहुत ही एक्सेल्ड हंटर्स होते हैं। हंटर्स यानी कि शिकारी, बहुत ही अच्छे शिकारी होते हैं। दे आर नोमैडिक बाय नेचर एंड लिव बाय हंटिंग, ट्रैपिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फूड। नोमैडिक, नोमैडिक बाय नेचर का ये मतलब होता है, नोमैड्स जो होते हैं, नोमैड्स वो लोग होते हैं जिनकी एक पर्टिकुलर जगह नहीं होती है रहने के लिए, जो खाना और काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह अपना घर शिफ्ट करते रहते हैं, कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होती। ठीक है, दे लिव इन हाउसेज मेड फ्रॉम ट्री ब्रांचेस, ट्विग्स एंड लीव्स। ये कहाँ रहते हैं, अपना घर, टेम्परेरी घर बनाते हैं पेड़ों की ब्रांचेस से, ट्विग्स से और पत्तियों से। विथ टाइम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ दीज पीपल इज ऑल्सो इम्प्रूविंग। टाइम के साथ इनके भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुछ बदलाव आ रहा है। इवन द विलेजर्स आर अडॉप्टिंग न्यू लाइफ स्टाइल्स। गाँव में रहने वाले भी लोग अब यहाँ के नए स्टाइल्स को अडॉप्ट करना शुरू कर रहे हैं। After independence, many schools, colleges, universities and training institutes have been opened. कॉन्गो जगह को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद कई स्कूल, कॉलेजेस वगैरह यहाँ पे खुले हैं। द मेन लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ डीआरसी आर फ्रेंच, इंग्लिश एंड बंटू। डीआरसी में बोले जाने वाली 3 मेन लैंग्वेजेस का नाम है फ्रेंच, इंग्लिश एंड बंटू। People also speak local languages like Sahili, Lingala, Ishuluba, Kikongo and many other dialects. इसके अलावा यहाँ पे कई और लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जो है सहीली, लिंगाला, इशिलुबा, किकोंगो। जैसे हम क्या है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, ठीक है, लेकिन आप इंडिया के जितने रीजन्स में चले जाएंगे आपको वहाँ की वैसी लैंग्वेज मिलेगी, जैसे केरला में मलयालम, पंजाब में पंजाबी। ठीक है, तो यहाँ पे भी रीजन्स के हिसाब से बहुत अदर लैंग्वेजेस भी हैं, लेकिन मेन लैंग्वेज 3 ही है, फ्रेंच, इंग्लिश एंड बंटू। मोस्ट ऑफ द पीपल आर क्रिश्चियंस। यहाँ के ज़्यादातर लोग क्या हैं, क्रिश्चियंस। अब हम पढ़ेंगे यहाँ की एग्रीकल्चरल लाइफ के बारे में। द पीपल इन दिस रीजन प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। यहाँ के लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, crops like maize, rice, cassava, banana are grown on the land for 2 or 3 years. After some time, when the fertility of land diminishes, they move to a new area. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है, जैसे हमने एक पीस ऑफ लैंड लिया, एक जगह हमने ली, यानी कि मानिए अगर मैंने 1 बीघा खेत खरीदा, ठीक है, वहां पे मैंने चावल बो दिया, ठीक है, 3 साल 4 साल मैंने चावल बोआ, फिर मैंने देखा कि अब चावल बहुत अच्छे से नहीं हो रहा है, मैंने उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह ले ली। इसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यानी कि जब एक जगह की मिट्टी उपजाऊ होना बंद हो जाती है, यानी कि फर्टिलिटी उसकी खत्म हो जाती है, तो हम अपना कल्टीवेशन दूसरी जमीन पे शिफ्ट कर लेते हैं, उसको कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, plantation agriculture. Next is plantation agriculture. Plantation agriculture is widely practiced here as in Indonesia, Malaysia, West Africa and Central America. Plantation agriculture specializes in the production of a particular crop. Through this method, crops are grown on a large scale for commercial purposes. The crops grown in these plantations include tea, coffee, rubber and cocoa. प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर वो होता है कि मैंने एक बहुत बड़ी सी जगह ली, मानिए 5 बीघा 10 बीघा खेत ले लिया, और हमने उस पूरे 10 बीघा खेत में एक ही तरीके के प्लांट को उगाया। किस लिए, ताकि हम उसका बिजनेस कर सकें, उसको बेच सकें, किसी इंडस्ट्रीज को उसको दे सकें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर 10 बीघा जमीन ली और मैंने उसमें चाय की पत्ती उगा दी, ठीक है, तो आप सोचिए 10 बीघा खेत में अगर आप चाय की पत्ती उगाओगे, पहले मैं बता दूं, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, चाय की पत्ती सिर्फ पहाड़ी रीजन्स में होती है, ठीक है। तो अगर मानिए किसी पहाड़ी इलाके में ही मैंने खूब बड़ी सी जगह लेके चाय की पत्ती उगा दी, तो जब आप ये सोचो कि 10 बीघा जगह में कितनी चाय की पत्ती हो जाएगी, तो जब हम बेचने के पर्पज से, कमर्शियल पर्पज से कोई प्लांट को उगाते हैं तो उसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोलते हैं।
अब हम पढ़ते हैं यहाँ की इंडस्ट्रीज के बारे में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज आर टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, पेपर, सोप, सीमेंट एंड सिगरेट। मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड इन मेजर सिटीज ऑफ डीआरसी। यहाँ पे ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो हैं वो क्या बनाती हैं? पेपर, सोप, सीमेंट एंड सिगरेट। माइनिंग इज द अनदर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। ये क्या होता है? माइनिंग। माइनिंग क्या होता है? माइनिंग का मतलब होता है जब हम जमीन को खोद के, ठीक है, जमीन की खुदाई करके उसके अंदर से मिनरल्स या कोई ऐसे बहुमूल्य चीजें निकालते हैं, या गोल्ड निकलता है या कोयला निकलता है, तो उसको हम माइनिंग कहते हैं। द कंट्री इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। कटंगा इन साउथ कॉन्गो इज रिच इन मिनरल्स। इंडस्ट्रियल डायमंड्स, कॉपर, टिन, गोल्ड एंड यूरेनियम आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मिनरल्स विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द माइंस ऑफ कॉन्गो। एक्सट्रैक्टेड मतलब खुदाई करके निकाला जाना, ठीक है। तो यहाँ पे जो जगह है कटंगा, वहां पे खुदाई करने पे डायमंड, कॉपर, टिन, गोल्ड और यूरेनियम जैसे मिनरल्स प्राप्त होते हैं। Congo is also rich in water resources. With the help of its dams, Congo may become a leading producers of hydroelectricity in the world. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बेटा पानी की धार से इलेक्ट्रिसिटी निकाली जाती है, यानी कि जो झरना होता है, बहता हुआ पानी, बहते हुए पानी की स्पीड होती है, उस स्पीड से हम इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं, उसे हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ट्रांसपोर्टेशन। अब हम पढ़ते हैं कि कॉन्गो जगह का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है। यहाँ के लोग ट्रैवलिंग के लिए क्या चीजें यूज करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन मतलब वो चीजों का इस्तेमाल करना जिससे हम ट्रैवल कर सके। ट्रांसपोर्टेशन लैंड ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है। सबको पता है 3 ट्रांसपोर्ट्स होते हैं। लैंड यानी कि स्कूटर, कार, बस, साइकिल, ये सब। वाटर यानी शिप एंड बोट, एंड एयर यानी कि एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स। ग्राउंड ट्रांसपोर्ट इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हैज ऑलवेज बीन डिफिकल्ट। ये कह रहा है लैंड ट्रांसपोर्ट यानी ग्राउंड ट्रांसपोर्ट कॉन्गो में हमेशा डिफिकल्ट यानी मुश्किल रहा है। The terrain and climate of the Congo Basin present serious barriers to road and rail construction, and the distances are enormous across this vast country. ये कह रहा है यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि रेल का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे बहुत दूर दूर जगहें हैं। वास्ट मतलब ह्यूज। Furthermore, chronic economic mismanagement and internal conflict has led to serious underinvestment over many years. उसके अलावा यहाँ इस कंट्री के दूसरी कंट्रीज से या वैसे भी इतने कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं कि सरकार यहाँ पे पैसा नहीं लगाना चाहती है कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। On the other hand, the Democratic Republic of Congo has thousands of kilometers of navigable waterways, and traditionally water transport has been the dominant means of moving around approximately 2/3 of the country. यहाँ पे जिस ट्रांसपोर्ट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो है वाटर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ज़्यादातर कंट्री में क्या पाया जाता है? पानी। ज़्यादातर इस कंट्री में रिवर्स या पानी आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट सिटीज एंड टाउन्स। अब हम पढ़ते हैं कॉन्गो जगह की इंपॉर्टेंट सिटीज और टाउन्स क्या क्या है। नियरली 30% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन टाउन्स एंड सिटीज। यहाँ की 30% पॉपुलेशन यानी कि आबादी वो शहर में रहती है। द लार्जेस्ट सिटी इज किनशासा। यहाँ की जो सबसे बड़ी सिटी है उसका नाम है किनशासा। द कैपिटल ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का कैपिटल है। जैसे हमारे इंडिया की कैपिटल सिटी है न्यू दिल्ली, वैसे ही कॉन्गो की, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल सिटी है किनशासा। अदर सिटीज आर लुम्बुबशी, कटंगा, किसंगनी एंड मातादी। मातादी इज द मेन सी पोर्ट। इसके अलावा कुछ सिटीज और हैं। यहाँ का जो सी पोर्ट जो मेन है वो है मातादी, ठीक है। तो ये था बेटा इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन। डिफिकल्ट वर्ड्स आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। कम टू पेज नंबर 32। वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज नंबर बी, विच इज चूज एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। कुछ और स्टेटमेंट्स दिए हैं जिसके 3 ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन पे हमें टिक करना है। नंबर 1, द डीआरसी बिकेम इंडिपेंडेंट इन। डीआरसी कौन से सन में आत्मनिर्भर हुआ था? 1960 में, 1960। सो टिक इन ऑप्शन नंबर बी, 1960। नंबर 2, द मेजर रिवर ऑफ डीआरसी इज। डीआरसी में सबसे मेजर रिवर जो है उसका क्या नाम है? कॉन्गो। उसको जायरे भी बोलते हैं। 3rd,
कॉन्गो इज समटाइम्स कॉल्ड द, कॉन्गो को कई बार क्या बोला जाता है, हार्ट ऑफ डार्कनेस, हमने ये पढ़ा है अभी, इस वजह से क्योंकि यहाँ के ट्रीज की जो कैनपीज हैं वो इतनी घनी है जिसकी वजह से सनलाइट जमीन तक पहुंच नहीं पाती, इसीलिए इसको कभी कभी हार्ट ऑफ डार्कनेस बोला जाता है। नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेबर ऑफ डीआरसी, डीआरसी के नेबर कौन नहीं है, रवांडा, सूडान, इंडिया, रवांडा एंड सूडान हमने पढ़ा था, इंडिया डीआरसी का नेबर नहीं है तो इंडिया पे आप टिक लगाइए। नेम द फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें यहाँ पे 2 नाम लिखने हैं उसके। सबसे पहला, एनी 2 फूड क्रॉप्स ऑफ द डीआरसी, डीआरसी में बोने वाले कोई भी 2 फूड क्रॉप्स, तो मैंने लिखा है मेज एंड राइस, MAIZE मेज, RICE राइस। नंबर 2, एनी 2 मिनरल्स ऑफ द डीआरसी, डीआरसी में पाए जाने वाले 2 मिनरल्स, कॉपर, गोल्ड, COPPER कॉपर, GOLD गोल्ड। नंबर 3, एनी 2 सिटीज ऑफ द डीआरसी, डीआरसी में कोई भी 2 सिटी का नाम, किनशासा, कटंगा, KINSHASA किनशासा, KATANGA कटंगा। नंबर 4, एनी 2 ट्रीज ऑफ द डीआरसी, डीआरसी में पाए जाने वाले कोई भी 2 पेड़, रबर, कोकोनट, RUBBER रबर, COCONUT कोकोनट। Number 5, any 2 animals found in the DRC, lions, gorillas, LIONS lions, GORILLAS gorillas. Next exercise we will do of section 2, number 1, filling the blanks. The Democratic Republic of Congo is situated in the dash zone. मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था कॉन्गो कौन से जोन में है, टॉरिड जोन में, सो TORRID टॉरिड जोन। नंबर 2, द क्लाइमेट इज डैश थ्रू आउट द ईयर, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हॉट, वेट, सो राइट हियर HOT हॉट, WET वेट। नंबर 3, डैश एंड डैश आर हार्डवुड ट्रीज, यहाँ के हार्डवुड ट्रीज कौन कौन से हैं, महोगनी एंड इबोनी, MAHOGANY महोगनी, EBONY इबोनी। नेक्स्ट पेज नंबर 33। नंबर 4, सम पीपल इन दीज रीजन प्रैक्टिस डैश, यहाँ पे रहने वाले कुछ लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। नंबर 5, डैश इज द मेन सी पोर्ट ऑफ डीआरसी, यहाँ का मेन सी पोर्ट कौन सा है, मातादी, MATADI। नंबर बी, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, जो स्टेटमेंट सही है उसमें हमको T लिखना है यानी कि ट्रू, और जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे हमें F लिखना है यानी कि फॉल्स यानी कि गलत स्टेटमेंट्स। नंबर 1, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज लोकेटेड डीप इन द अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, सो T यानी कि ट्रू। नंबर 2, द कॉन्गो रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है, 5th लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है, सबसे लॉन्गेस्ट नहीं है, अगर यहाँ पे 5th लॉन्गेस्ट रिवर होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, लेकिन 5th नहीं दिया है तो ये फॉल्स है, F। नंबर 3, द एंटायर कंट्री इज कवर्ड विथ शॉर्ट ग्रासेस, गलत स्टेटमेंट है, ज्यादातर कंट्री में बड़े बड़े पेड़ हैं, छोटी ग्रासेस छोटी घास नहीं है, हमने ये अभी पढ़ा है, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। नंबर 4, द पिग्मीज आर ऑल्सो कॉल्ड नोमैड्स, हाँ हम पिग्मीज को नोमैड्स भी कहते हैं, सो ट्रू, नोमैड्स हमने अभी समझाया नोमैड्स कौन लोग होते हैं। नंबर 5, इन DRC वाटरवेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यस हमने अभी पढ़ा कि वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट है DRC का, सो T यानी कि ट्रू। नंबर C, मैच द फॉलोइंग, नंबर 1, सूडान एंड युगांडा, नंबर C, नेबर्स ऑफ DRC, राइट 1 इन फ्रंट ऑफ C, C के पहले राइट नंबर 1 बिफोर C। क्लाइमेट, ever hot and ever wet. Pygmies, excellent hunters. Mining, an important industry. Matadi, main seaport. So the numbering is 3, 4, 1, 5, 2. 3, 4, 1, 5, 2. So our exercises of this chapter is also over. Question answers बेटा आप लोगों को होमवर्क में as usual मिल जाएंगे. So chapter number 4 is completed today. Explanation, exercises, question answers, everything. That's all for the today's class. Thank you very much.